हाय गाइस दोस्तों, गुड इवनिंग साथियों। मेरा नाम रोहित। आप लोग देख रहे हैं टारगेट विद रोहित यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं साथी, तो आप लोग सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। ठीक है साथी। आज डीएलएड जो 2018 का प्रीवियस ईयर का प्रश्नोत्तरी है, वो लघुत्तरी क्वेश्चन मैं कराने चल रहा हूँ साथी। आप लोग इसको देखिए। पहला क्वेश्चन आज लघुत्तरी का पहला क्वेश्चन बनेगा और टोटल का जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन नंबर 31 होगा। ठीक है, 31वां। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ तथा इसके द्वारा क्या परिणाम हुए? तो पानीपत का तीसरा युद्ध पूछा है। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। यह युद्ध अफगान के आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदाशिव भाई पेशवा के तहत मराठों के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में मराठों की क्या हुई, बुरी तरीके से क्या हुई, हार हुई थी। पानीपत के तृतीय युद्ध के परिणाम क्या क्या थे? तो अपार जनशक्ति का विनाश। क्या था? अपार जनशक्ति का विनाश पहला। इस युद्ध में मराठों की अपार जनशक्ति नष्ट हो गई। लगभग 45,000 सैनिक इस युद्ध में काम आए। 1,00,000 व्यक्तियों में से केवल कुछ हजार व्यक्ति ही अपनी जान बचाकर महाराष्ट्र पहुंचे हुए थे, जिसका काम लगान वसूलना या वसूली करना था। प्रमुख नगरों में एक कोतवाल भी होता था, जिसका काम नगर में शांति व्यवस्था बनाए रखना होता था। ठीक है, उस समय। दूसरा है उत्तरी भारत में मराठों का प्रभाव समाप्त होना। तो पानीपत की पराजय से उत्तरी भारत में मराठों का क्या है, प्रभाव पूर्णतः समाप्त हो गया। दोआब तथा पंजाब प्रदेश उनके हाथ से क्या हो गया, निकल गए। तीसरा है पॉइंट मुगलों का पतन। पानीपत के युद्ध में मुगलों का भी पतन गर्त से धकेल दिया गया। गर्त में क्या किया गया, धकेल दिया गया। मतलब कहता नहीं है कि धक्का देकर गड्ढे में धकेल दिया गया। उनमें अब इतनी शक्ति नहीं रह गई कि वे अंग्रेजों का क्या कहिए, सामना कर सके और सफल भी हो सके। कहने का मतलब मुगल बहुत कमज़ोर हो गए। अगला पॉइंट है नैतिक प्रभाव। नैतिक प्रभाव में क्या है, पानीपत की पराजय में मराठों की क्या हुई, मान और प्रतिष्ठा के धूल में उनको मिला दिया गया। उनकी अजेय शक्ति का कोई मूल्य नहीं रह गया और दूसरे राज्य उसकी मित्रता को क्या कर प्राप्त करने में संकोच करने लगे। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा है सेकंड वाला। इसमें दिया है मुगल काल को साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। मुगल काल को साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। स्पष्ट कीजिए। अब्दुल हमीद लाहौरी, काफी खां, लेनपुल तथा एल्फिंस्टन आदि इतिहासकार इस मुगल काल को साहित्य का स्वर्ण युग माना गया है। अनेक इतिहासकार इस युग को शांति, समृद्धि तथा साहित्य एवं कला का स्वर्ण युग मानते हैं। मुगल काल में शांति और सुव्यवस्था, सड़कों की व्यवस्था, समान न्याय का युग था, समृद्धि का युग था, व्यापार की उन्नति का युग था, प्रजा के साथ पितृ तुल्य व्यवहार, साहित्य तथा भवन निर्माण अपने चरमोत्कर्ष पर था उस समय। ठीक है साथी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है बक्सर। क्वेश्चन नंबर है 33। इसमें कहा है कि बक्सर के युद्ध का वर्णन कीजिए। तो बक्सर का युद्ध 22 और 23 अक्टूबर 1764, 22 और 23 अक्टूबर के 1764 में बक्सर के पास क्या है, हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया था। लड़ाई में अंग्रेजों की क्या हुई, जीत हुई और इसके परिणाम स्वरूप पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा तथा बांग्लादेश की दीवानी और राजस्व अंग्रेजों के हाथ से चला गया। अगला पॉइंट है, अगला क्वेश्चन नंबर 34 और वैसे चौथा क्वेश्चन होगा
उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश से क्या समझते हैं? इनका विस्तार किन किन महाद्वीपों में हुआ है? भूमि का एक ऐसा क्षेत्र जो बहुत शुष्क होता है क्योंकि इसमें वर्षा की कमी होती है। इस क्षेत्र में पौधों द्वारा कम कवरेज होता है और जिसमें धाराएं सूख जाती हैं जब तक कि वे उन्हें क्षेत्र के बाहर से पानी की आपूर्ति नहीं की जाती है। तो पृथ्वी के स्थलीय भाग का 33% क्या है? शुष्क है। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों तरफ 15 से 30 डिग्री अक्षांश के बीच महाद्वीपों के पश्चिम किनारों पर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। शक्ति के साधन के रूप में पेट्रोलियम पर निबंध लिखिए। शक्ति के संसाधन, ठीक है। तो शक्ति संसाधन के वर्गीकरण के विभिन्न आधार हैं जो इस प्रकार हैं: उपयोगिता के आधार पर, स्रोत की स्थिति के आधार पर, संरचनात्मक गुणों के आधार पर, ठीक है। चौथा है समय के आधार। पांचवा है पारंपरिक ऊर्जा, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। और छठा है गैर पारंपरिक ऊर्जा, सूर्य, पवन, ज्वार, परमाणु, ठीक है। इसके अंतर्गत पेट्रोलियम का वर्गीकरण मुख्यतः पारंपरिक ऊर्जा के अंतर्गत किया जा गया है। पेट्रोलियम शक्ति के सभी साधनों में गुणवत्ता युक्त, सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं व्यापक रूप से उपयोगी है। यह भी अनेक तरह के यातायात का प्रमुख संसाधन है। इसके अलावा ऊर्जा और घरेलू गैस का भी प्रमुख साधन माना जाता है। इसकी ढुलाई कोयले की अपेक्षाकृत ज़्यादा आसान है। साथ ही यह कई उद्योगों जैसे गैसोलीन, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक इत्यादि के लिए कच्चे माल का कार्य किया जाता है। अतः इसका महत्व कोयले से अधिक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है, वन संरक्षण क्या है? इसके उपायों को सुझाइए। वनों का क्या करना है? विवेकपूर्ण उपयोग और वन क्षेत्र में वृद्धि करना वन संरक्षण कहलाता है। वनों का विवेकपूर्ण उपयोग तथा वन क्षेत्र में वृद्धि करना वन संरक्षण कहलाता है। वन संरक्षण के उपाय: वनों को एक निश्चित सीमा तक क्या करना है? काटना चाहिए। एक निश्चित सीमा तक वनों को काटना चाहिए। ज़्यादा काट देंगे तो नुकसान होगा, तो क्या होगा? वन संरक्षण होगा जब नुकसान होगा। तो अगला पॉइंट है वनों की कटाई एवं वृक्षारोपण की दरों में समान अनुपात होना चाहिए। कहने का मतलब अगर 5 पेड़ आप काट रहे हैं तो कम से कम 5 से 7 पेड़ आप लगाइए भी, ठीक है, या 10 पेड़ लगाइए भी, तब उनका अनुपात क्या होगा? दोनों का समान होगा। वनों की आग से सुरक्षा करनी चाहिए। वनों की आग से क्या करनी चाहिए? सुरक्षा करनी चाहिए। अगला पॉइंट है कृषि एवं आवास हेतु वन भूमि के उन्मूलन एवं झूम पद्धति की कृषि पर रोक लगानी चाहिए। चलिए अगला पॉइंट है वे कौन से विभिन्न तरीके हैं जिनके द्वारा लोकसभा केंद्रीय मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखती है? भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। इस व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्था के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा मंत्रिपरिषद पर निम्न तरीकों से नियंत्रण रखती है। पहला है प्रश्न पूछकर संसद सदस्य मंत्रियों से उनके विभागों के संबंध में प्रश्न पूछ सकते हैं। अगला है बजट में कटौती करके संसद मंत्रिपरिषद की किसी महत्वपूर्ण नीति को अस्वीकार करके या किसी मंत्री द्वारा प्रस्तावित महत्वपूर्ण विधेयक को अस्वीकार करके बजट में कटौती प्रस्ताव पारित करके मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखती है। अविश्वास प्रस्ताव पास करके, तो अविश्वास प्रस्ताव में क्या है? मंत्रिपरिषद तभी तक अपने पद पर सत्तारूढ़ रह सकती है जब तक कि लोकसभा का विश्वास प्राप्त है। लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकती है। अगला है पॉइंट काम रोको प्रस्ताव या निंदा करके संसद काम रोको प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव पारित करके भी मंत्रियों पर नियंत्रण रखती है। ठीक है साथी, पॉइंट है 38, क्वेश्चन नंबर 38 है। तो क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है? भारत में जनहित याचिका का आरंभ कब हुआ? भारत में जनहित याचिका का आरंभ कब हुआ?
जनहित याचिका के 2 लाभ बताना है। क्या बताना है? जनहित याचिका के क्या करना है? 2 लाभ बताना। भारत में जनहित याचिका का आरंभ 1980 के दशक की शुरुआत में पेश किया गया था। भारत में जनहित याचिका बी.एन. भगवती ने प्रारंभ की थी। भारत में जनहित याचिका किसने प्रारंभ की थी? तो बी.एन. भगवती ने प्रारंभ की थी। कब की थी? 1980 के दशक में शुरुआत किया गया था, पेश किया गया था। ठीक है। जनहित याचिका के 2 लाभ देखिए क्या क्या है साथी। जनहित याचिका जनता के हितों को प्राथमिकता देती है। समाज के वंचित, उत्पीड़ित और सताए हुए दासिये वाले वर्गों को या दलित वर्ग के लोगों को न्याय प्रदान करता होगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। राजकोषीय नीति के उपकरण अथवा विधियों का संक्षिप्त में वर्णन करें। राजकोषीय नीति प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स के सिद्धांतों पर आधारित है। जॉन मेनार्ड कीन्स के सिद्धांतों पर क्या है? राजकोषीय नीति पद्धति आधारित है। राजकोषीय नीति के उपकरण तो क्या है? पहला है करारोपण। क्या है पहला? करारोपण। करारोपण करदान क्षमता के आधार पर किया जाना उचित है। करारोपण इस प्रकार किया जाए कि उसका बुरा प्रभाव काम करने की इच्छा या योग्यता पर न पड़े, साथ ही सरकार को आय भी प्राप्त हो सके। अगला पॉइंट है सार्वजनिक ऋण नीति। सार्वजनिक ऋण नीति राजकोषीय नीति के अंतर्गत सार्वजनिक ऋणों का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। ये ऋण आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार के होते हैं। एक विकासशील देश साधनों की कमी के कारण अपना समुचित विकास नहीं कर पाता है, परिणाम स्वरूप उसे ऋण लेकर अपनी अर्थव्यवस्था का संचालन करना होता है। अब आता है तीसरा पॉइंट सार्वजनिक व्यय। यह राजकोषीय नीति का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। सार्वजनिक व्यय का उद्देश्य लोक कल्याण होना चाहिए। सार्वजनिक व्यय उत्पादक होना चाहिए जिससे आधार पर भौत ढांचे को व्यवस्थित किया जा सके। अगला क्वेश्चन साथी हमारा क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार की आय के स्रोत का उल्लेख कीजिए। तो राज्य सरकार को विभिन्न मतों से प्राप्त होने वाले आय को मुख्य रूप से 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है कर राजस्व, दूसरा है गैर कर राजस्व। तो राज्य सरकार की आय की मतों को संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है। पहला है भू राजस्व या मालगुजारी, व्यापार कर या बिक्री कर, राज्य उत्पादक शुल्क, स्टाम्प या पंजीयन शुल्क, कृषि आय कर, वाहन मनोरंजन कर। ठीक है। आपकी क्लास आज यहीं पर अति लघुत्तरी क्वेश्चन के साथ खत्म होती है। 2018 का जो क्वेश्चन है साथी आपका पूरा कंप्लीट होता है। लघुत्तरी क्वेश्चन आप लोग अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिए साथी। और आप लोगों की परीक्षा की डेट आज एक वायरल हो रही है क्योंकि यह परीक्षा डेट 19 तारीख को पीएनपी के द्वारा जो है जारी किया गया था, लेकिन यह परीक्षा डेट आज अचानक इस समय ग्रुप में वायरल हो रही। साथी इसकी पुष्टि मैं आप लोगों को अभी कुछ समय के बाद में क्लियर कर देता हूं कि यह पुख्ता जानकारी है पीएनपी के माध्यम से, यह डेट सही है गलत है। ठीक है साथी, आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है साथी।